हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं हूं आशुतोष सिंह एंड ये एक वेबिनार है आईआईटी जैम मैथमेटिक्स को कैसे क्रैक करें और स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए ही है, बट स्ट्रेटजी सिमिलर होती है डिफरेंट आईआईटी जैम एग्जाम्स के लिए भी। एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या होता है एंड कब से तैयारी स्टार्ट करनी चाहिए इसको, इसके आईआईटी जैम क्रैक करने के बाद कितनी रैंक पे अगर हमें आईआईटी मिल सकती है, कितना और आईआईटीज के अलावा और कितने कॉलेजेस हैं, ये सारा कुछ इस वेबिनार में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। शेयर करता हूँ मैं इसको। सो आई थिंक ये विजिबल होगा। ओके। तो हमारे पास आईआईटी जैम एक एग्ज़ाम होता है जो कि मास्टर्स एमएससी के लिए होता है। इसमें एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स एंड स्टैट एंड फ्यू अदर सब्जेक्ट्स होते हैं। सपोज साइंटिफिक कंप्यूटिंग होता है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग होता है, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, बट वो मास्टर डिग्री के लिए होता है मेनली, एंड एमएससी मेनली एमएससी के लिए एंड मास्टर डिग्री के लिए। तो कुछ जगह पे जॉइंट एमएससी एंड पीएचडी का भी प्रोग्राम होता है। तो कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस हैं, कौन कौन से कॉलेजेस अवेलेबल होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये इतने कॉलेजेस हैं: आईआईटी भुवनेश्वर, बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, गांधीनगर, इंदौर, जोधपुर, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास, पालक। तो ये इतनी आईआईटीज हैं जो ये एमएससी मैथमेटिक्स में करवाती हैं। एंड आईआईटी तिरुपति जो है वो एमएससी मैथ्स एंड स्टैट में कराता है। एंड सिमिलरली आईआईटी मंडी जो है, पहले ये इसका एग्जाम खुद होता था, ये खुद ऑर्गेनाइज कराता था एग्जाम, बट ये अब आईआईटी जैम के थ्रू ही यहाँ पे सेंट्रल काउंसलिंग जो होती है सेंट्रली, उसके थ्रू ही ये एडमिशन लेता है। तो ये यहाँ पे अप्लाइड मैथमेटिक्स ऑफर किया जाता है। एंड आईआईटी जोधपुर डेटा एंड कंप्यूटेशनल साइंसेस को ऑफर करता है, एमएससी इन डेटा एंड कंप्यूटेशनल साइंसेस एंड मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। मेनली भिलाई, धनबाद, गुवाहाटी एंड हैदराबाद, ये चार आईआईटीज जो है मैथ्स एंड कंप्यूटिंग को ऑफर करती हैं। ओके। मैं दो ये आईआईटी बॉम्बे एंड आईएससी को अलग करके लिखा हूँ इसमें, इसलिए क्योंकि ये कुछ थोड़ा सा ज्यादा कोर्सेज ऑफर करते हैं, डिफरेंट है इन अदर आईआईटी से। तो जैसे यहाँ पे एमएससी एंड पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें आपको एमएससी एंड पीएचडी डुअल डिग्री प्रोग्राम इन एनर्जी, एंड एक अदर कोर्स है इन्वायरमेंटल साइंसेस एंड इंजीनियरिंग, एंड थर्ड है ऑपरेशन रिसर्च। तो इसमें कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है कि 2 5 ऐसे 8, किसी में 8 है, किसी में 5 है, ऐसे करके कुछ सीट्स हैं। बट वो एमए के थ्रू कुछ सीट यहाँ पे सीट्स का अलॉटमेंट है। नाउ यहाँ पे एमएससी मैथमेटिक्स भी होता है एंड एमएससी एमटेक, ये 3 ब्रांचेस में भी एंड आईएससी में सिमिलरली एमएससी इन लाइफ साइंसेस जो है वो भी एमए के थ्रू ही एडमिशन लेता है, और इंटीग्रेटेड पीएचडी इन मैथमेटिकल साइंसेस जो है वो भी आईआईटी जैम एमए के थ्रू ही एडमिशन लेता है। तो ये सारी हमारे पास ऑप्शंस हैं आफ्टर आईआईटी, आफ्टर क्लियरिंग आईआईटी जैम मैथमेटिक्स जो पेपर है एमए। एंड इसमें आईआईटी अप्रोक्सीमेटली 400 500 के अराउंड भी अगर आपका रैंक है तो तब पर भी आपको जनरल कैटेगरी में आपको आईआईटी मिल सकती हैं। एंड इसमें कुछ इसके बाद भी कुछ एनआईटीज हैं, उसमें भी सिमिलर कोर्स ऑफर होते हैं। कहीं पे एमएससी मैथमेटिक्स है, कहीं पे मैथमेटिक्स एंड स्टैट है, कहीं पे अप्लाइड मैथमेटिक्स है, कहीं पे मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स बोथ है। जैसे वारंगल में अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड कहीं पे ये आपका साइंटिफिक कंप्यूटिंग है या साइंटिफिक या कंप्यूटिंग है, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग है। तो जैसे एनआईटी इलाहाबाद जो है, एनआईटी इलाहाबाद, तो यहाँ पे साइंटिफिक कंप्यूटिंग है, एमएससी इन साइंटिफिक कंप्यूटिंग। एंड आपका एनआईटी वारंगल जैसे है इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स, वहाँ पे मेनली इंडस्ट्री से रिलेटेड जो मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स एंड इन सब का जो मिक्सचर हो जाता है, उसमें कॉम्बिनेशन होता है, वो कोर्स ऑफर आपको वहाँ पे एनआईटी हमीरपुर में मिलेगा। तो इसी तरह से कुछ डिफरेंट, मैं क्यों ऐसे कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, क्योंकि ये इसके कोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट हैं थोड़ा थोड़ा। एंड इसमें कुछ उनका टारगेट और स्टूडेंट्स होते हैं कि हमें ये ही टारगेट करना है, किसी को इंडस्ट्री को टारगेट करना है, किसी को
रिसर्च पे फोकस करना है, किसी को अप्लाइड मैथमेटिक्स के रिसर्च पे या उसके इंडस्ट्रीज पे फोकस करना है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग कोर्सेज ऑफर करते हैं मैथमेटिक्स में। ओके, तो इसके बाद आपके पास ऑप्शंस है, एनआईटी के ऑप्शंस हैं, आपके पास सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स के ऑप्शंस हैं, कुछ आईसर में भी इसके थ्रू कॉल आपको कॉल कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शंस हैं आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का पेपर देने के बाद। आगे हम डिस्कस करते हैं कि पैटर्न क्या है इस एग्जाम का, क्या पैटर्न है। तो ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम जो है यहाँ पे 3 आवर्स का है। मीडियम क्या है, मीडियम इंग्लिश है। यहाँ पे हिंदी या अदर रीजनल लैंग्वेजेस में आपको नहीं मिलेगा, आपको इंग्लिश ही केवल मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 60 है। इसमें इसके कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड है, फ्यू सेक्शंस में, स्पेशली 3 सेक्शंस में अगर मेनली हम बात करें तो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। तो 60 क्वेश्चंस आपको 3 सेक्शंस में डिवाइडेड मिलेंगे, जिसमें 30 प्लस 20 सॉरी 30 प्लस 10 प्लस 20 का कॉम्बिनेशन होगा। मतलब सेक्शन ए में आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो सेक्शन ए में 30 क्वेश्चंस, 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मींस आपको 4 चॉइसेस दिए हैं, 4 ऑप्शंस गिवन है, उसमें से एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, एंड 10 जो है आपका सेक्शन बी में जो है वो आपका 10 मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। मल्टीपल सेलेक्टेड यहाँ चॉइस है, दैट मींस एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस है, यहाँ पे आपका एक से ज्यादा भी आंसर ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस 4 ही गिवन रहेंगे, बट आपको एक से ज्यादा करेक्ट हो सकता है। एंड ये हमारा 20 जो क्वेश्चंस होते हैं वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं। तो 30 प्लस 10 प्लस 20, तो ये कॉम्बिनेशन होता है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। न्यूमेरिकल आंसर टाइप में आपका नेट जो होता है वो बेसिकली आपको कोई ऑप्शन नहीं गिवन होता है। सेक्शन ए में आपको ऑप्शन गिवन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। ओके, तो यहाँ पे आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, दैट मीन्स आपके पास ए बी सी डी सपोज 3 ऑप्शंस है, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन आपको गिवन है कि ए बी सी डी है, लेकिन यहाँ पे जो है एक ही वन ही ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे जो है इसके लिए आपका एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन अगेन गिवन है, बट आपका एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। एंड सेक्शन सी में नेट में जो होता है, इसमें आपका कोई भी ऑप्शन नहीं गिवन होगा, नो ऑप्शंस विल बी प्रोवाइडेड। अगर हम ऐसे लिख, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको जस्ट न्यूमेरिकल उसका आंसर आएगा। सपोज आपके पास क्वेश्चन कोई है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक है कि S10 है, सपोज S10 में मैक्सिमम ऑर्डर का ऐसा एलिमेंट जिसका मैक्सिमम ऑर्डर हो, या मैक्सिमम ऑर्डर का एलिमेंट क्या हो सकता है, कौन सा पॉसिबल मैक्सिमम ऑर्डर हो सकता है S10 में। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं 7 3 का, मे बी आप ले। तो इसमें 10 को बेसिकली इसमें क्या करना होता है, हमें 10 को पार्टीशन करना होता है। 10 को ऐसे पार्टीशन करना होता है सच दैट एलसीएम जो हो लार्जेस्ट आए, राइट। तो कैसे पार्टीशन कर सकते हैं, गेस है कि हाँ 7 3 का जो पार्टीशन अगर हम 2 में कर रहे हैं, 7 + 3 दैट मीन्स 10, तो पार्टीशन कर रहे हैं, तो वो उसका एलसीएम जो आ रहा है 21 आ रहा है, तो ये लार्जेस्ट हो सकता है पॉसिबली। बट यहाँ पे हम 2 से ज्यादा का भी पार्टीशन कर सकते हैं। तो अगर हम देखें 2 3 एंड 5, तो इसका एलसीएम कितना आ रहा है, इसका एलसीएम आ रहा है 30। ओके, तो यहाँ पे एंड अदर कोई कॉम्बिनेशन हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, कुछ भी और अदर हम ब्रेक करना चाहें कोई अदर प्राइम नंबर से, तो स्पेशली हमारा जो एलसीएम है वो इंक्रीज तब होगा जब हम प्राइम नंबर्स लें, राइट। तो यहाँ पे हमारा प्राइम नंबर, ये कॉम्बिनेशन जो है, ये पार्टीशन जो है हमारा एलसीएम लार्जेस्ट दे रहा है, तो इसका एलसीएम कितना है
30 है, तो हमारा ऑप्शन कितना हो सकता है 30। तो यहाँ पे आपको अगर ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में आया है तो आपको 30 पुट करना होगा वहां पे। सपोज किसी का कन्वर्जेंस पूछ लिया तो उसका कन्वर्जेंस रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कुछ आया, सपोज 1 आया, तो आपको 1 वहां पे पुट करना होगा, राइट। तो वो न्यूमेरिकल आंसर टाइप है, वहां पे आपको कोई भी आंसर प्रोवाइडेड नहीं होगा, जस्ट आपको पूछेगा कि S10 में मैक्सिमम ऑर्डर कितना होगा, एलिमेंट का कोई एलिमेंट का मैक्सिमम ऑर्डर कितना हो सकता है। ओके, जस्ट ये क्वेश्चन पूछा तो आपको वहां पे 30 पुट करना है। ओके, आपका आपको एक सीरीज दे दी जाती है। सपोज सीरीज है समेशन 1/1 - x ऐसे करके, इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा, तो आपको वहां पे पुट करना होगा। आपको वहां पे कैलकुलेटर या एक वर्चुअल कीबोर्ड कीपैड प्रोवाइड होगा, वहां पे आपको उससे एंट्री करना होगा माउस के हेल्प से। तो ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो ये 10 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं, 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। तो मैं जब एग्जाम आएगा उसके अराउंड एक और वेबिनार ले लूंगा जिसमें हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अगर 1 मंथ हमारे पास अवेलेबल है, 1.5 मंथ्स या 1 मंथ है या 2 मंथ्स हमारे पास अवेलेबल है, एंड देन हम कैसे हम कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे इस एग्जाम के लिए, एंड क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एंड कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, किस पार्ट को किस सेक्शन को हमें पहले अटेम्प्ट करना है, 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, 2 मार्क्स के, ये सारी चीजें हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे वेबिनार में, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। इसमें हमारे पास 60 क्वेश्चन है। कैसे है, सेक्शन ए में 30 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन प्लस 20 क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है 10 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, 20 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। यहाँ पे सिर्फ एक में है 10 में 2 मार्क्स के, एंड ये कितने में डिवाइडेड है 10 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स एंड 10 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। तो यहां से आपको टोटल कितने मिल जाते हैं 50 मार्क्स। यहाँ पे 20, यहां से आपको 10 प्लस 20 यानी 30, दैट मीन्स टोटल 100 मार्क्स का हो जाता है आपका। तो आपको आपके पास कितना हुआ 10 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 20, 3 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन में 30 क्वेश्चन, सेकंड में 10 क्वेश्चन, थर्ड में 20 क्वेश्चन। अगेन 30 क्वेश्चंस सारे 1 मार्क्स के नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि इक्वल मार्क्स है उसके। 10 क्वेश्चंस का मार्क्स 1 होगा, 20 क्वेश्चंस का मार्क्स 2 होंगे, एंड अगेन जो 10 मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, दैट मींस एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, तो वहां पे आपका 2 मार्क्स के ईच होगा। एंड 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो 10 प्लस 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि 1 मार्क्स के एंड 2 मार्क्स के, टोटल 30 मार्क्स, दैट मींस टोटल 100 मार्क्स। ये अगेन ये हमारा सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है, ऑनलाइन एग्जाम। यहाँ पे ऑफलाइन कोई एग्जाम नहीं होगा, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम ही होगा, यहाँ पे 3 आवर्स हो गए, ये सारी चीजें फिक्स है इसका। एंड इसका एग्जाम भी सेकेंड वीक ऑफ फेब्रवरी में होता है यूजुअली। ओके, तो यहाँ पे हमने मेजर जो इसकी चीजें सिलेबस इसका पैटर्न है वो हमने डिस्कस कर लिया। एक चीज यहाँ पे बचा है, ये है नेगेटिव मार्क्स दिया जाएगा कि नहीं रॉन्ग आंसर पे। तो यहाँ पे सेक्शन बी एंड सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपका। सेक्शन बी एंड सी में आप ऐसे करिए बिना इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका इनकरेक्ट हो गया, आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड यहाँ पे ऑप्शन नहीं प्रोवाइड होता है, समझ में आता है। यहाँ पे क्या है कि एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं तो आपको पार्शियल मार्किंग भी नहीं होगा। सपोज आपका आपका ए बी सी डी 4 ऑप्शन हैं, आपका ऑप्शन ए बी एंड सी करेक्ट है, आपने क्या क्या टिक किया, केवल ए एंड बी को टिक किया, सी को नहीं टिक किया। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, और उसमें से आउट ऑफ 4 ऑप्शंस ए बी सी जो 3 ऑप्शंस हैं वो करेक्ट ऑप्शंस हैं, बट आपने ए बी को करेक्ट किया है, उसको करेक्ट मार्क किया है वहां पे, तो चूज किया है, तो आप पार्शली करेक्ट हो। आपने ए बी 2 ऑप्शंस को करेक्ट किया है, आपको मार्क्स मिलना चाहिए।
वैसे, लेकिन यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं है, यहाँ पे पार्शियल मार्किंग का सिस्टम नहीं है। आपका अगर सारे ऑप्शंस करेक्ट होंगे तभी आपको मार्क्स मिलेगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है कि ऐसा आप नहीं है कि आपका गलत हो गया और आपका मार्क्स कट जाए या आपको नेगेटिव मार्क असाइन हो जाए, ऐसा नहीं है यहाँ पे। सेक्शन ए में क्या है, आपको आपका नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, दैट मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और 1/3 यहाँ पे आपका डिडक्ट हो जाएगा, नेगेटिव मार्क्स 1/3। 1 मार्क्स का है तो 1/3 मार्क्स हो जाएगा, एंड 2 मार्क्स का है तो 2/3, दैट मीन्स 2/3, दैट मीन्स 0.66 आपका वहां से माइनस कर दे दिया जाएगा टोटल स्कोर से। ओके, तो ये है, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप है। तो ये है हमारा आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का जो पैटर्न है, वो ये इस पैटर्न में आते हैं क्वेश्चंस। एंड यहाँ पे हाँ, अगेन आपको कैलकुलेटर नहीं अलाउड होगा एग्जाम हॉल में। आप वर्चुअल कैलकुलेटर वहाँ पे असाइन होगा, ऊपर साइड में वर्चुअल कैलकुलेटर दिया रहेगा, आपको उसका यूज कर सकते हो। एंड कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कट ऑफ कितना जाता है यूजली इसका। तो नंबर ऑफ अपीयर्ड जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे 2022, ये अप्रोक्सीमेट है। सारे जो नंबर ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं, ये अप्रोक्सीमेट नंबर्स हैं। मैंने इतना डिजिट में लिखने की जरूरत नहीं थी, जस्ट एक मोटा मोटा मालूम होना चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली कितने होते हैं। तो 17 में इनफैक्ट 11 के थे, एंड 16 में 10 के थे। तो यूजली ये इंक्रीज, इसमें देखें तो एक पैटर्न देखें तो इंक्रीज हो रहा है बस, बट ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा लो हो गया, अदरवाइज ये इंक्रीज कर रहा है। पहले 10 के, 11 के, 11.5, 13, 14, एंड देन फिर कोरोना की वजह से ये थोड़ा सा हो गया, कोविड-19 की वजह से। एंड यहाँ पे अगर हम कट ऑफ देखें तो ये जनरल की कट ऑफ है, ये ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एंड ये एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, तो इनकी कट ऑफ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आउट ऑफ 100 में आप अगर 22.91 अगर अचीव किए हैं इस ईयर, देन आप आईआईटी जैम क्वालिफाइड हैं जनरल कैटेगरी में। एंड 24.69, यहाँ पे 33.65, एंड 22.96, एंड 16.84। इसका ईडब्ल्यूएस का भी थोड़ा सा लेस है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में लिखना भूल गया, तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी थोड़ा सा सिमिलर है, एंड इतना डिफरेंस नहीं होता। तो ये आप अगर अराउंड देखें तो 25 मार्क्स अगर हाई कट ऑफ नहीं गई है तो 25 मार्क्स के अराउंड है आपका, 30 मार्क्स के अराउंड, 25 टू 30, तो आपका आईआईटी जैम क्वालिफाइड होता है यहाँ पे। एंड आप अराउंड 40 मार्क्स के अराउंड हैं, अगर हाई कट ऑफ नहीं है तो 40 मार्क्स पे आपको आईआईटी भी मिल जाएगा। एंड आपका कट ऑफ जो होना चाहिए, आप जो रैंक होना चाहिए, अगर 500 के बिलो है, देन काफ़ी हाईली चांसेस है कि इन जनरल कैटेगरी आपको आईआईटी मिल जाएगा। लेकिन आप अगर इनफैक्ट लेस देन 1000 रैंक में है, देन आपको एनआईटी भी मिल जाएगा। एनआईटी उसमें सारी एनआईटीज आपको, एनआईटी एंड सेंट्रली फंडेड टेक्निकल यूनिवर्सिटीज जो हैं, सीएफटीआई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड होती हैं, जैसे स्लाइट हो गया पंजाब का, एंड अदर सिपपुर में एक है कॉलेज, वो हो। तो ऐसे ही कई पेट्रोलियम के कुछ कॉलेजेस हैं, तो ये सब सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, तो वहाँ पे आपको कई जगह पे आईआईटी जैम के थ्रू भी आपको एडमिशन मिल जाता है। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कितना आउट ऑफ 100 में 25 मार्क्स या 30 मार्क्स अचीव करना कोई डिफिकल्ट नहीं है। अगर हम स्पेशली सिलेबस की बात करें, सिलेबस अभी मैं डिस्कस करूंगा कि कितना अनेक पैटर्न होता है वहाँ पे। वहाँ पे आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आप यहाँ पे पैटर्न, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखो तो आप केवल जस्ट यहाँ पे केवल सेक्शन ए एंड सी आप देखते हो एंड थोड़ा प्रैक्टिस करते हो सेक्शन ए एंड सी में, देन आप इजीली कर सकते हो। आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन सेक्शन बी में जाने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि यहाँ जस्ट 20 मार्क्स दे रहा, आउट ऑफ 80 में जस्ट 40 या 45 मार्क्स के अराउंड लाना, 45 मार्क्स के अराउंड लाना कोई टफ वर्क नहीं है। तो आप मतलब कर सकते हो, लेकिन बस अगेन आपको डेडिकेटेड होके कुछ मंथ्स देने होंगे, अदरवाइज डिफिकल्ट है, इतना भी इजी नहीं होता है एग्जाम। तो
नेक्स्ट आते हैं, सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे IIT जैम हम MA का डिस्कस करते हैं। इसका जो कोड होता है MA होता है मैथमेटिक्स का। यहाँ पे पहले जो था, इसके पहले अभी बिफोर 2022 जो है, वो उसमें वेक्टर कैलकुलस भी था, एंड और अदर भी जो कुछ टॉपिक्स थे जो कि यहाँ पे हटाए गए हैं इस ईयर में। एंड यहाँ पे रियल एनालिसिस मेनली 3 सेक्शंस हैं। रियल एनालिसिस के बारे में डिस्कस, एंड मल्टी वेरिएबल, कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा। 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास, 3 सेक्शंस हैं मेनली। तो रियल एनालिसिस का जो है यहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोन, बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस टेस्ट है, देन कन्वर्जेंस का टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट है, रेशियो टेस्ट है, रूट टेस्ट है, पावर सीरीज। तो ये सारे जो टेस्ट हैं, ये बीएससी में आपको, ग्रेजुएशन में, आपके डिग्री कोर्सेज में आप इसको पढ़े होते हैं, आप इस पे वर्क किए होते हैं, आप प्रैक्टिस किए होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, या डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एक्सप्लोर नहीं करते। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप इजीली कन्वेंशनल जो रूटीन जो एक फार्मूला दिया होता है, स्पेशली लोकल बुक्स में, वो वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे टेस्ट जो होते हैं, वो वहाँ पे गिवन ही नहीं होते हैं, या हम उसको कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट या रूट टेस्ट, इनसे अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें कुछ अदर टेस्ट भी मालूम है, फॉर एग्जांपल इंटीग्रल टेस्ट या अदर टेस्ट, कॉसी गॉस टेस्ट है, या अदर टेस्ट बहुत सारे हैं, देन अगर हमें कुछ उसमें से कुछ के बारे में हमें मालूम है, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट उसमें, तो ये सारी चीजें अगर हमें मालूम है, तो हम इजीली उससे कर सकते हैं। बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, जस्ट उसी के एग्जाम्पल होते हैं, एंड आपको विजिबल, आप उसको देख सकते हो कि हाँ ये टेस्ट अप्लाई हो रहा है, बट आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कंपैरिजन टेस्ट, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट से नहीं सॉल्व कर सकते, बट आप, अगर आप उससे, उन सारे टेस्ट से सॉल्व करोगे सीरीज को, अगर उसका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस फाइंड आउट करोगे, देन वो थोड़ा काफी इजी होता है, आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अदर टेस्ट भी देखने होते हैं थोड़ा सा, एंड आपको नंबर ऑफ एग्जांपल्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं, आपको प्रैक्टिस करना होता है, जितना ज़्यादा आप कर सकते हो प्रैक्टिस, डिफरेंट न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू स्ट्रेटजी एंड न्यू मेथड के साथ, एंड आप सॉल्व करते हो तो आपका ट्रिक बनता है। मैं यूजली सबको बोलता हूँ कि ट्रिक्स जो होते हैं ना, ट्रिक्स अपने होते हैं। आप कहीं किसी बुक से ले लोगे ना, किसी बुक से जस्ट ट्रिक देख लिए कि हाँ ये ट्रिक से ऐसे हो जा रहा है, ऐसे हो जा रहा है, आपको याद रखना होगा। आप याद रखोगे, 1 हफ्ते बाद, 2 दिन बाद, या 10 दिन बाद भूल जाओगे। लेकिन अगर आप खुद से प्रैक्टिस करके खुद मेथड उसका जानते हो ना, एंड देन आप अपने तरफ से ट्रिक बनाते हो, या ट्रिक बनाते भी नहीं हो, कहीं फॉर एग्जांपल कोई कोचिंग ज्वाइन किया है, या किसी ने बता दिया, किसी सीनियर ने बता दिया है, कहीं से यूट्यूब से देख लिया है, कहीं से भी देख लिया, एंड देन आप, आपके दिमाग में छप जाएगा, वो जाएगा नहीं, वो ट्रिक फिर आपका बन जाता है। वैसे भले आपने कहीं से देखा है, किसी बुक में देखा, ऑब्वियसली कहीं बहुत यूजुअली जितने ट्रिक्स होते हैं कहीं ना कहीं मिल जाएंगे आपको, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मिल जाएंगे, लेकिन आप फिर उस ट्रिक का यूज कर सकते हो, एंड आप के साथ वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपके साथ रहेगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये हेल्प करता है कि आपको एग्जांपल्स बहुत ज्यादा करने होते हैं, कुछ थोड़ा सा मेथड भी ज्यादा आपको पढ़ने होते हैं। नाउ आते हैं फंक्शन ऑफ वन रियल वेरिएबल। ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली सीक्वेंस एंड सीरीज तो काफी इंपॉर्टेंट है, रियल एनालिसिस सेक्शन इससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन आपका लिमिट, कंटिन्यूटी, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, एल हॉस्पिटल रूल, ये टेलर्स थ्योरम, ये सारी चीजें आपका मैक्सिमा मिनिमा काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो ये सेक्शन भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। अभी मैं बस बुक डिस्कस करूंगा, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि रियल एनालिसिस के सेक्शन में आपका कैलकुलस भी मिल जाएगा, रियल एनालिसिस भी मिल जाएगी, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, सेवरल वेरिएबल, सारा कुछ उसमें मिल जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ 2 और 3 वेरिएबल। ये भी अगेन
काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। टोटल पार्शियल डेरिवेटिव स्पेशली मैक्सिमम मिनिमा अगेन इसमें भी इंपॉर्टेंट होता है। एंड लिमिट कंटिन्यूटी इसमें आपका आ जाता है। रिपीटेड लूप साइमल्टेनियस लिमिट होता है। रिपीटेड लिमिट हो लिमिट्स आपको फाइंड आउट करना होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपका इससे इस सेक्शन से आता है मेनली। एंड इंटीग्रल कैलकुलस में आपका चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है, ये क्वेश्चन तो आना ही आना रहता है यूजली। आप देखोगे कोई भी पेपर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो प्रीवियस ईयर के, आपको चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करने में। एंड इस पे आपको कमांड होना चाहिए, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। जस्ट इसको पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा किसी का लेक्चर देख लिया आप, या कोई आपको अच्छे से बता दिया, या आपने अच्छे से एक बार पढ़ लिया, आप में भी आपको 1 आवर या 2 आवर्स लगे, एक बार आपने देख लिया, वो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। अच्छे से एक बार कोई टॉपिक कर लिया, कोई भी टॉपिक हो यही नहीं, लेकिन ये स्पेशली ये टॉपिक तो काफी इजी है, इतना भी टफ नहीं है, काफी इजी है। अपने भी से भी अगर 2-3 आवर्स दे करके आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया कुछ क्वेश्चंस की, एंड थ्योरी देख लिया कि हाँ ऐसे होता है, कैसे एरो ड्रा करना है, कैसे ग्राफ ड्रा करना है, कैसे रीजन, सपोज हमारे पास कोई रीजन ऐसे बन गया, सॉरी कोई रीजन ऐसे बन गया, ये है, ये हमारा हो गया। पहले ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन कैसे था, डी एक्स डी वाई, अब हमें करना है डी वाई डी एक्स। तो एरो कैसे ड्रॉ करना है, कौन सा रीजन पहले लेना है, कौन सी लिमिट पहले लेना है, कौन सी लिमिट अपर लिमिट होगी, कौन सा लोअर लिमिट होगी। फॉर एग्जांपल कुछ अदर हमारे पास ये हमारे पास कुछ अदर रीजंस भी हो सकते हैं जिसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पे ऐसे है सपोज, इस टाइप का है। अब इसमें ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन क्या, इसमें हमारे पास डी एक्स डी वाई है या डी वाई डी एक्स है, तो कैसे चेंज करेंगे, इसमें डिवाइड करना होगा। कैसे डिवाइड करना होगा, यहाँ पे एक एरो डालना होगा। ये एक रीजन होगा, ये अगर हमें इस रीजन में इस डायरेक्शन में करना है, इस डायरेक्शन में, देन हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सिंगल इंटीग्रेशन में कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इस डायरेक्शन में करना हुआ, तो हमें इसको 2 रीजन्स में डिवाइड करना होगा, रीजन 1 एंड रीजन 2। एंड देन हम दोनों को अलग अलग सेपरेटली स्टडी करेंगे, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, एंड देन हम जो भी आंसर आएगा दोनों का उसको ऐड करके बोल देंगे कि ये इंटीग्रेशन हुआ, ये इंटीग्रल हुआ इस रीजन का। ओके इस एरिया का, रीजन का एरिया हुआ। ओके नाउ इसमें वेक्टर कैलकुलस हटा तो दिए हैं, बट यहाँ पे वॉल्यूम यूजिंग डबल इंटीग्रेशन, इंटीग्रल एंड सरफेस एरिया, ये सब कैलकुलेट करना, ये थोड़ा सा वेक्टर कैलकुलस से रिलेट भी करके होते हैं क्वेश्चंस, एंड उससे आपको पूछे जा सकते स्पेशली। लेकिन आप इंटीग्रल कैलकुलस अच्छे से पढ़े हैं तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं इन केस अगर उससे रिलेट करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका बर्नौली इक्वेशन यूजुअली आ जाते हैं क्वेश्चंस, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाते हैं क्वेश्चंस, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से तो क्वेश्चंस आने ही आने हैं, फिक्स है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम दोहराया नहीं, उसमें तो आने ही आने रहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर से। एंड मोस्ट काफी टाइम्स ऐसे होता है कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के क्वेश्चंस जो होते हैं ऑप्शंस से कर सकते हो, आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो, एंड देन उसके थ्रू आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ऐसे होता है। बट ये आप तभी कर सकते हो जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस किए हो, स्पेशली आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हो, मॉक टेस्ट दिए हो, काफी काफी ज्यादा मॉक टेस्ट दिए हो, एंड टाइमली मैनर में मॉक टेस्ट दिए हो। ऐसा नहीं कि आप लेके बैठ गए एक पेपर एंड पूरे दिन भर उसी को कर रहे हो, इनफैक्ट पूरे दिन में भी नहीं कर पाए, तो ऐसे नहीं करना है, आपको टाइमली देना है। कुछ पेपर्स ऐसे हैं, कुछ ऐसे मॉडल टेस्ट पेपर लो, उसका प्रिंट आउट लो, या प्रीवियस ईयर पेपर उठा के रखो, उसका प्रिंट आउट लो, एंड देन 3 घंटे बैठो। जब आपका सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाए, देन 3 घंटे आप बैठो उस पर, एंड उसको प्रैक्टिस करो अच्छे से, उसको उसको सॉल्व करो 1 बाय 1, एंड 3 आवर्स आप अलॉट कर लो उसको कि हाँ 3 आवर्स देने हैं, एंड देन चेक करना है कि कितने हमारे आंसर, कितने हम सही कर पा रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स टाइप का आ रहा है कि हाँ न्यूज चेंज हुआ एंड देन ये भी चेंज होगी, ये स्टैटिक है। और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का पैटर्न भी लगभग लगभग सिमिलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 2 साल पहले का भी उठा के देखेंगे, 1 साल पहले का भी देखेंगे, आपको बहुत ही अप्रोक्सीमेट जो आपका एनालिसिस है, आपके जो ग्रोथ का एनालिसिस आप करना चाहते हो,
आपका हो जाएगा। एंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, मतलब आप इजीली कर सकते हो, जस्ट फार्मूला बेस्ड डी वाई डी एक्स डी वाई, थोड़ा सा कुछ चेंज करना है देन उसका पढ़ना है। ये आधे घंटे का टॉपिक, 1 घंटे का टॉपिक है, आधे घंटे में आप इसको पूरा फिनिश कर सकते हो। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इन सब से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, इन सब से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड ये भी इनफैक्ट किसी भी डिग्री कोर्स में अगर आप इनरोल्ड हो, कहीं भी किसी भी कॉलेज में स्पेशली इनरोल्ड हो, आपको ये सारे टॉपिक्स तो कवर किए ही जाते हैं। एंड बिलीव मी, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, जस्ट आपको उसी की प्रैक्टिस करना है, उसी मेथड्स को देखने हैं, कुछ मेथड्स को देखने हैं। आपको प्रूफ में उतना नहीं जाना, आपने जो डिग्री कोर्सेज में कर लिए हैं सफिशिएंट है। आप उसमें मेथड्स पे जाओ एंड सॉल्व करो, देखो कि क्या कैसे हो रहा है, उसका मेथड क्या है, उसका फार्मूला क्या है, उस पर प्रैक्टिस करो एंड देन आप इस सेक्शन को इजीली कर सकते हो। स्पेशली इसमें तो आपको प्रूफ पे जाने की जरूरत नहीं, स्पेशली आप जब 3rd ईयर में हो तो। ओके, एंड आप ये फर्स्ट ईयर में ही होता है, एंड यूजली ये फर्स्ट सेमेस्टर में ये कोर्स आपको पढ़ा दिया जाता है, ये सेक्शन आपको पढ़ा दिया जाता है। नाउ आते हैं लीनियर अलजेब्रा एंड अलजेब्रा। यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन आने ही आने रहते हैं, कई बार कई ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। रैंक से आने ही आने रहते हैं, रैंक नलिटी एंड रैंक नलिटी थ्योरम का यूज करके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगेन इनवर्स डिटर्मिनेंट में भी कई बार कुछ बार ऐसे हो कि ना आए क्वेश्चंस, बस इसका यूज है। ये आप ये मत सोचो कि ये इनवर्स है डिटर्मिनेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। आपको प्रॉपर्टीज मालूम होनी चाहिए कि इनवर्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, डिटर्मिनेंट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, रैंक की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेशली ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ये प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट, इनवर्स, एडजॉइंट की, ट्रांसपोज की हो गई, एंड ट्रेस की, इसको अगर मैं ट्रेस बोल दूं तो ट्रांसपोज एंड ट्रांसपोज की, तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज है ना, ये आपको आनी चाहिए। ये आप को अच्छे से लिख लीजिए, या आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर की भी, इसकी भी प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जैसे सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ दैट मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। या अगर रो सम हम लेते हैं तो वो आइगन वैल्यू होती है। इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर से, कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या है। कोई एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, उसका एक पैटर्न होता है उसमें, ऐसा नहीं होता कि कुछ भी एक रैंडम मैट्रिक्स दे दिया जाता है, उसमें एक आपको पैटर्न दिखेगा, ट्रिक दिखेगी। आप ऐसे तो ऑल आइगन वैल्यू निकालो, फॉर एग्जांपल आपको 4x4 की मैट्रिक्स हो गई, या 3x3 की भी मैट्रिक्स हो गई, तो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है आपको आइगन वैल्यूज निकालने में, राइट। तो आप ऐसे जाओगे कन्वेंशनल वे में, तो आप आइगन वैल्यूज निकालते रहो, आपको 5 मिनट्स लग जाएंगे आइगन वैल्यू निकालने में। 5 मिनट्स में आप काफी कुछ आगे कर सकते हो, ठीक है। आपका दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे। आप अगर 5 मिनट्स 4 मिनट्स 5 मिनट्स दे रहे हो, एंड बाई चांस गलत भी हो गया, बीच में कैलकुलेशन कुछ एरर हो गए, देन तो और टाइम लगना है। तो इसको कैसे कर सकते हो, आपके पास ट्रिक होती है, यहाँ पे ट्रिक्स एंड मेथड्स अवेलेबल हैं। आप कोर्सेज ज्वाइन करोगे, आप देखोगे, हमारे वीडियो लेक्चर्स भी देखोगे इनफैक्ट, तो वहाँ पे भी आपको सारा डिस्कस कर दिया जाएगा। इनफैक्ट फ्री लेक्चर्स में भी आपको ये सारा कुछ बता दिया जाएगा कि ये इन सब प्रॉपर्टीज के बारे में एंड अदर थिंग्स के बारे में आपको यूट्यूब पे एंड लाइव कोर्सेज में भी आपको मिल जाएगा सारी चीज़ें, विथ मॉक टेस्ट एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इनफैक्ट आप किसी पर्टिकुलर बुक पे जाएं ना जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सारा कुछ अवेलेबल होगा इन लाइव क्लासेस। नाउ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इसमें आपका लीनियर इंडिपेंडेंस of a vectors, basis, dimension, linear transformation, matrix representation, rank space, null space, rank nullity theorem। तो rank nullity theorem अब ऊपर भी है, nullity ऊपर भी है, rank ऊपर भी है, range rank मतलब dimension of range space, nullity means dimension of null space। तो ये nullity जो है ये कुछ और नहीं, dimension of null space हो गया। rank क्या है, dimension of range space।
ओके, तो ये तो सब सिमिलर है ना, रैंक नलिटी थ्योरम सिमिलर हो गई, राइट? तो इनफैक्ट हमारे पास एक थ्योरम है कि मैट्रिक्स का स्टडी एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी, कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है उसके करस्पॉन्डिंग एक मैट्रिक्स पा सकते हैं। कोई एक हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसकी हम मैट्रिक्स फाइंड आउट पा सकते हैं, एंड मैट्रिक्स के थ्रू हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सपोज टी फ्रॉम वी टू वी है, तो टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स हो जाएगा। तो ए एक तरह से टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंगली यहाँ पे क्वेश्चंस जो आते हैं वो रिलेट करके आते हैं। अगर आप मैट्रिक्स के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहोगे ना, तो वो सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैट्रिक्स के थ्रू नहीं सॉल्व कर सकते। बट सपोज आपके पास 4x4 की मैट्रिक्स है, वहां पे आपको A3 ही निकालना हो गया या A6 निकालना हो गया, इतना स्पेस आपको कहाँ मिलेगा? आप कितना करते रहोगे? ठीक है, 8 to the power 6 आपको कैलकुलेट करना है, 8 to the power 4 कैलकुलेट करना है, या कुछ एंट्री बतानी कि 8 to the power 4 की इस पर्टिकुलर एंट्री क्या होगी, या समथिंग इस टाइप का कुछ। तो या तो आप ऐसे बोल सकते हो कि हाँ, हम उसको डायगोनलाइज कर लेंगे, पीडीपी इनवर्स कर लेंगे, डायगोनलाइज हो गया, अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। देन डायगोनलाइज करेगा कौन? वहां पे आपको डायगोनलाइज करना है, आपको कैलकुलेटर में सिंपल कैलकुलेटर कैलकुलेशन कर सकते हो। वहां पे आप आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ये सब नहीं निकाल सकते कि आपने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल लिया, आप सब कुछ अवेलेबल है एंड देन करेंगे एंड देन मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको फिर या तो इसमें और ज्यादा आपको वर्क करना पड़ जाएगा, आपका और ज्यादा टाइम जाएगा, एंड देन फिर मल्टीप्लाई करना होगा, पीडीपी इनवर्स को भी तो मल्टीप्लाई करना होगा ना। तो वहां पे आपका हेल्पफुल होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप कैसे सॉल्व करेंगे चीजों को। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं कि ये स्पेशली ये टॉपिक मैं बोलूं, एबव टॉपिक तो ठीक है, वो आपको मिल जाएगा यूजुअली सारे एग्जाम्स में भी वो भी पूछा जाता है, लेकिन लीनियर अलजेब्रा जो है, मैं इसको बोलूंगा कि ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जहां पे आपको पूछा ना जाए। आप आईआईटी जैम जाओ, आईआईटी गेट का देखो, आईआईटी आईआईटीज के इंटरव्यूज में देख लो, आईआईटीज के जो पीएचडी के रिटर्न होते हैं उसमें आपको लीनियर अलजेब्रा पूछा जाएगा, आपको सीएसआईआर नेट में पूछा जाएगा, आपको कोई भी एग्जाम हो जिसमें मैथमेटिक्स है वहां लीनियर अलजेब्रा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये अगर आप टॉपिक कवर कर लिए ना, तो आप इन फ्यूचर आपको हेल्प बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक है। ये आपको प्योर से भी रिलेट करते हुए मिल जाएगा, और आपको यूजुअली हर एंगल से हर तरफ से आपको ये रिलेट करता हुआ दिख जाएगा लीनियर अलजेब्रा। एंड हर एक एग्जाम में आपको पूछा ही पूछा जाता है लीनियर अलजेब्रा। तो आप इसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि एक बार अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज किया इस टॉपिक को प्रिपेयर करने में, देन ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है आपको कि आपको ये फिर इतने अच्छे से कवर हो पाए, इतने अच्छे से आ पाए। तो एक बार आपको देना है, अच्छे से देना है उस पर टाइम, एंड देन आप आपके लिए हमेशा के लिए वो चीज़ें हो जाएंगी। ग्रुप्स में क्या है कि अगेन ये मैट्रिसेस जो है, आईआईटी जैम ऐसा सिलेबस है, अब अगर आप प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो एंड उसको सॉल्व करो, एटलीस्ट 5 टाइम्स सॉल्व करो, अच्छे से सॉल्व करो, आप इजीली 30 स्कोर कर सकते हो, 30-35 स्कोर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सिमिलर मेथड है। आप अगर सपोज आपके पास परमुटेशन या साइक्लिक ग्रुप से रिलेटेड की नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स कितने हैं, या नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस अगर आपको आ रहे हैं तो आप उससे रिलेटेड थ्योरी तो एटलीस्ट पढ़ोगे ना, तो ये आपको पढ़ना होगा, है ना? तो यहाँ पे आप अगर एक क्वेश्चंस करते हो, दो क्वेश्चंस करते हो, तो आपको उसके बिहाइंड जो थ्योरी चल रही है, थ्योरी है, वो भी आपको आ जाएगी, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा चीजें। तो आप इजीली 30-35 कर सकते हो। इसीलिए ऐसा होता है कि जो 1 मंथ या 2 मंथ्स की भी प्रिपरेशन करते हैं, और थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रेटजी के साथ, विद स्ट्रेटजी एंड थोड़ा सा हेल्प ले करके, कोई किसी कोचिंग की में भी हेल्प ले लिए या किसी और की हेल्प ले लिए, एंड अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका क्या होता है, सॉरी, तो उनका क्या होता, उनके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, उनकी अच्छी रैंक आ जाती है विद इन 2 मंथ्स में। लेकिन ऐसा होता है कि उनका ज्यादा मार्क्स नहीं रहेंगे, अराउंड 40 मार्क्स रहेगा या बिलो 50 ही रहेगा, यूजुअली जो मार्क्स उनका रहेगा, और 40 के अराउंड रहेगा, 50 बिलो 50 रहेगा, बट रैंक अच्छी आ जाती है, उसमें भी काफी अच्छी रैंक आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको इसके अबव अगर जाना है,
40 इसको 40 मार्क्स लाना, 45 इसके करीब लाना कोई टफ नहीं है, उतना ज़्यादा टफ नहीं है। लेकिन आपको 40 के ऊपर 1-2 मार्क्स भी लाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे आपको थ्योरी, आपको आपकी हार्ड वर्क, आपका प्रैक्टिस, ये सारी चीज़ें आपने जो कर रखा है प्रिपरेशन अच्छे से, वो आपका काम आता है यहाँ पे, आपको अगर 40 के बियॉन्ड 40 जाना है। ठीक, जो होती हैं अदर चीज़ें जो होती हैं वो सेल्फ से पढ़ते हो, फिर सेल्फ से पढ़ते हो भी कोचिंग की नोट्स से की हेल्प से, देन सेल्फ स्टडी वो भी कहीं से कोचिंग नोट्स जुगाड़ हो गया ऐसे करके, देन उसमें भी आपका क्योंकि इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाते हो, देन आपको 40 के अराउंड ही, इसी के अराउंड यूजली बनता है अगर अच्छे से करते हो तो, अदरवाइज तो ऐसे भी होता है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से देना है टाइम। नाउ बुक्स टू रीड जो है, यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा सारी जो बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स या बेस्ट बुक्स हो सकती हैं, उन सारी बुक्स को मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे रियल एनालिसिस की बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआईटी जैम में, रियल एनालिसिस। अब इस टॉपिक को अगर कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आगे इंटरव्यू, किसी इंटरव्यू में या किसी भी एग्जाम, अदर एग्जाम में जाते हैं, थोड़ा अच्छे एग्जाम हो, जैसे टीएफआर हो गया या कोई और सीएमआई हो गया, कोई आईएसआई हो गया, ये सारे एग्जाम्स जो हैं इसके लिए अगर हम जाते हैं, या एनबीएचएम एमएससी की फेलोशिप का ही देते हैं, तो इन सब के लिए अगर जाते हैं तो हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड बुक रखना होता है, हमें थोड़ा सा स्टैंडर्ड कॉन्सेप्चुअल अपनी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं, अच्छी बुक्स की स्टडी करनी होती है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। वहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि जस्ट जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ये सब, जितना प्रैक्टिस किए हैं आप कर सकते हो, नहीं, वहाँ पे डिफिकल्ट होता है करना। तो वहाँ पे इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर ये आप ये चूज करते हैं, रॉबर्ट बर्टल एंड सरबर्ट, इनकी अगर बुक चूज करते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट तो अच्छे से क्लियर ही होगा, साथ में आपको आईआईटी जैम में तो हेल्प ही करेगा, अदर एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा, टीएफआर हो गया, आईएसआई हो गया, आइजर हो गया, एंड आईएसआई हो गए, ये सारे जो एग्जाम है एनबीएचएम का है, तो इन सब में काफ़ी हेल्प करेगा। एंड अगर इसकी भी थोड़ा सा अगर आपने कंप्लीट कर लिया है, या आपको लगता है कि आप और बेटर कर सकते हैं या कुछ और पढ़ना चाहिए थोड़ा सा, तो आप रूडिन प्रेफर कर सकते हैं, वार्डन वाल्टर रूडिन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस बुक का नाम है इसका, वाल्टर रूडिन। ठीक है, उसको रेफर कर सकते हैं। अगर आपको आईआईटी जैम या जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, डीयू हो गई या सीयू सेट हो गया, अदर एग्जाम्स की प्रिपरेशन है, इनफैक्ट हायर स्टैंडर्ड की भी जो टीएफआर ये सब एग्जाम्स भी होते हैं जो आईएसआई, एंड उसमें भी आपको हेल्प करेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस तो हेल्प करती है। तो ये एससी मलिक, स्पेशली आईआईटी जैम एंड सीयू सेट, एंड जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, या जहाँ पे थोड़ा सा हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की जरूरत हो, वहाँ पे आपको एस सी मलिक एंड सविता रोणा की जो बुक है वो आपको हेल्प करेगी, एंड एस के मापा भी वहाँ पे आपको हेल्प कर जाएगी। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपको किस बुक से पढ़ना है, एंड आप किस बुक को टारगेट करना चाहिए, एंड कौन सी बुक आपके लिए अच्छी है, आप किसको फॉलो कर पा रहे हैं इजिली अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लीनियर अलजेब्रा पे। तो लीनियर अलजेब्रा डन राइट, ये काफ़ी अच्छी बुक है एक्सलर की, एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो एक्सलर की एंड फेडबर्ग की भी एक लीनियर अलजेब्रा आती है, ये भी काफ़ी अच्छी कॉन्सेप्ट इसके काफ़ी अच्छे होते हैं, एंड आप पढ़ सकते हो। थोड़ा सा लिखने का स्टाइल थोड़ा सा टफ लेंदी है, इसके फॉन्ट्स जो हैं थोड़ा सा डिफरेंट है, एंड थोड़ा सा बोरिंग टाइप का लगता है, ऐसे लगता है। तो ये आप देख सकते हो, फिर भी फेडबर्ग की देख सकते हो, अच्छी बुक है काफ़ी, मैंने भी इसे पढ़ा था, काफ़ी अच्छी बुक है। एंड एक्सलर की भी काफ़ी अच्छी बुक है। सॉम सीरीज की अगेन आईआईटी जैम की स्पेशली देखना है, प्रैक्टिस सेट देखना है कि हाँ प्रैक्टिस जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाएँ, आपको जस्ट मेथड, आपको मेथड रूल्स देखने हैं एंड प्रैक्टिस करना है, आप सॉम सीरीज की जा सकते हो। एंड अगर आपको इसका थोड़ा सा और एडवांस जाना है कुछ पे, तो अ, आप देख सकते हो कुछ बुक्स हैं हैरी डाइम की, लीनियर अलजेब्रा इन एक्शन,
आई गेस इसका नाम है हैरी डाइम। हैरी डाइम, तो इनकी बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन टफ है अगेन, वो मास्टर्स लेवल की बुक है। तो आप इससे कर सकते हो। अदर भी बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे आपके पास गिलबर्ट स्टैंग हो गई, वो काफ़ी अच्छी बुक है। एंड स्टैंग स्टैंग एंड स्टैंग, सॉरी, गिलबर्ट एंड गिलबर्ट, सर गिलबर्ट एंड गिलबर्ट की एक बुक है, वो भी थोड़ा सा एलिमेंट्री बुक है बट अच्छी बुक है, वो भी है। एंड एस्कोमरेशन की बुक है एक, जिसमें ज्योमेट्रिकल अप्रोच से है, तो वो भी एक एसेंशियल बुक है, जस्ट आप ऐसे पढ़ सकते हो साइड बाय साइड। ज्योमेट्रिकल अप्रोच अगर पढ़ना है आपको तो वो पढ़ सकते हो, अदरवाइज वो रेफरेंस बुक तो नहीं है। आगे आते हैं ग्रुप थ्योरी में। यहाँ पे एक ही बुक सफिशियंट है, जस्ट वन बुक। इन सारे एग्जाम्स के लिए आपको एक ही बुक सफिशियंट है, जोसेफ हेगेलियन। इनफैक्ट आप आईआईटी जैम के लिए जा रहे हो, सीएसआईआर नेट के लिए जा रहे हो, जेआरएफ के लिए, आईआईटी गेट के लिए जा रहे हो, आप इवन यूपीएससी स्टेट, ये जो सर्विस कमीशंस होती हैं, इन सब के जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए जा रहे हो, हर एक किसी के एग्जाम्स के लिए आपको गैलियन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर अच्छे से क्लियर होते हैं, प्रूफ्स अच्छे से गिवन है यहाँ पे। तो ये आप जोसेफ गैलियन की कंटेम्प्ररी अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा देख सकते हो, ठीक है। लीन एंड अगर आप इसको थोड़ा सा इसके एडवांस बुक्स कुछ देखना चाहो तो आप देख सकते हो डमिट एंड फुटे, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय डमिट एंड फुटे। एंड माइकल आर्टिन की भी आप देख सकते हो, काफी अच्छी बुक है। माइकल आर्टिन की बुक में आपको लीनियर अलजेब्रा एंड अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दोनों मिल जाएगा, बट वो अगेन रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं काफी, जो रिलेट करते हुए दिया है, एंड देन फोकस किया है मेनली अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए। तो आप लेकिन फिर भी आप देख सकते हो लीनियर अलजेब्रा एंड ग्रुप थ्योरी, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के टॉपिक्स हैं, इनफैक्ट रिंग थ्योरी, फील्ड थ्योरी, सारा कुछ वहाँ पे है। तो वो वहाँ पे आप माइकल आर्टिन को या डमिटन फूटे को रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में, एमडी राय सिंघानिया, बेस्ट बुक। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत हैं। ये एमडी राय सिंघानिया हुई, सॉम सीरीज हुई, एससी मलिक हुई, ये एक लेवल की बुक है, मतलब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, आप प्रैक्टिस बहुत सारे कर सकते हो, मेथड्स इजीली वहाँ पे आपको दिए हैं कि हाँ बहुत सारे मेथड्स गिवन हैं, जो कि अदर बुक्स में भी ना मिले आपको। अदर बुक्स में कुछ ही टेस्ट दिए हों, सीरीज के टेस्ट दिए हों, या कुछ ही मेथड्स दिए हों, या इतने ज़्यादा टॉपिक्स ना दिए हों, यहाँ पे आपको सारे गिवन रहेंगे। आपको यहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के रूल्स जो हैं वो अदर बुक्स में कुछ ही रूल्स गिवन हो, यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली सारे रूल्स मिल जाएंगे जो कि एसेंशियल हैं, जो कि आपको डिग्री कोर्सेस में बीएससी एंड एमएससी में यूज होंगे, वो सारे के सारे आपको यहाँ मिलेंगे। तो आप टॉपिक उठाइए, कौन सा टॉपिक मैच कर रहा है वो टॉपिक पढ़िए, बाकी को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको हमेशा काम देगा। आप एमएससी में जा रहे हो, मास्टर डिग्री में जा रहे हो, आपको डिफरेंशियल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कहीं और काम है, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या किसी चीज़ के लिए कर रहे हो, तो आपको एमडी राय सिंघानिया बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, मेथड्स बहुत सारे एक ही जगह पे गिवन है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कुछ एसएल रॉस भी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है। देन इंटीग्रल इक्वेशंस के लिए सॉम सीरीज, सॉम्स आउटलाइन ऑफ थ्योरी एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस, ये बुक है, आप देख सकते हो इंटीग्रल के लिए। आप डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस के लिए आप थॉमस भी देख सकते हो, थॉमस की बुक। एंड टीएम अपोस्टल की बुक देख सकते हो, अपोस्टल आई गेस ये स्पेलिंग होगी, इसका स्पेल यही होगा। तो टीएम अपोस्टल की कैलकुलस 1 एंड कैलकुलस 2 दो बुक हैं, दो पार्ट्स में है। एंड उसमें कैलकुलस 2 जो है वो मेनली हायर के लिए है, जैसे आईआईटी जैम इन सब की चीज़ें कैलकुलस 2 में आपको मिलेंगी। कैलकुलस 1 में थोड़ा सा उसे जैसे बेसिक टॉपिक्स हैं, बाकी कैलकुलस 1 भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, एंड देन वो भी आप रिफर कर सकते हो। अदरवाइज थॉमस काफ़ी अच्छी बुक है, आप थॉमस रिफर कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है, आपको बहुत सारे टॉपिक्स वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आपको जो कि एससी मलिक में मिलेंगे, अदर बुक्स में आपको देखने पड़ेंगे, कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस के अदर बुक्स देखनी पड़ेगी, वो आपको थॉमस में लगभग लगभग सारा क्वेश्चन पोर्शन, ये पोर्शन एटलीस्ट इंटीग्रल कैलकुलस, फंक्शन ऑफ 2 और 3 रियल वेरिएबल, फंक्शन ऑफ 1 रियल वेरिएबल, ये 3 टॉपिक तो आपको थॉमस में मिल जाएंगे।
ठीक है। तो ये सारे बुक्स हैं, आपके रेफरेंसेस हैं, एंड ये आपका सिलेबस रहा। एंड कट ऑफ आपको मैं पता ही दे कि आउट ऑफ 100 में कितने आपको चाहिए, कितने मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो सकता है, कितने रैंक आने पे आपका आईआईटी मिल सकती है या एनआईटी मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें, इसकी तैयारी करने की जहाँ तक बात है, तो आप जस्ट डिग्री कोर्सेज जैसे देख सकते हैं, आप सिलेबस देख सकते हैं। तो जस्ट आप डिग्री कोर्सेज की तैयारी कर रहे हो, डिग्री कोर्सेज में कर रहे हो, आप जस्ट देखो कि हाँ क्या टॉपिक, क्योंकि सी आप जस्ट आईआईटी जैम पे ही नहीं जा रहे हो, आप और चीज़ों को भी देखोगे। फॉर एग्जांपल आप आईएसआई देख रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सीएमआई देख रहे हो, उसमें रिंग थ्योरी भी आ रही है, किसी में कुछ और टॉपिक भी आ रहा है, वेक्टर कैलकुलस भी आ रहा है, किसी में रिंग थ्योरी भी आ रही है, किसी में फील्ड थ्योरी भी आ जा रही है। तो आप कैसे करोगे? तो आप एज यूजुअल पढ़ते रहो, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपको जाना है, आपने डिसाइड कर लिया, तो ये सिलेबस आप पढ़ते रहो, क्योंकि वो हेल्पफुल, वो कहीं ना कहीं आपका हेल्प, उसका यूज मिल ही जाएगा। एंड तो तैयारी कब से करनी है? ये सिलेबस उठाइए, थर्ड ईयर में जब पहुंच गए जुलाई या अगस्त से, आप सिलेबस उठाइए, उसका टॉपिक बाय टॉपिक, ये एक एक टॉपिक उठा करके उस टॉपिक को आप कंप्लीट करिए पूरा। एंड एक एक टॉपिक कंप्लीट करिए। फॉर एग्जांपल एक दिन में हमने रख लिया कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस, तो मैं जस्ट कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस पढ़ रहा हूँ, या अपने अकॉर्डिंग जस्ट इसके अकॉर्डिंग नहीं भी पढ़ रहे हैं, तो सीक्वेंसेस को मैंने 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि हाँ, सीक्वेंसेस को मैं 2 पार्ट में या 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। अब मैं आज के दिन ये पार्ट पढ़ूंगा, कल के दिन दूसरा पार्ट पढ़ूंगा, परसों तीसरा पार्ट पढ़ूंगा, ऐसे करके सीरीज को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। एंड देन किसी दिन मैंने सारे टेस्ट पढ़ लिए, किसी दिन 2 टेस्ट पढ़े, किसी दिन सारे जो अदर टेस्ट बचे हैं वो पढ़ लिए मैंने। इस तरह से करके आप एक एक चीजें प्रिपेयर कर सकते हो। एंड तो तैयारी आपको अगस्त से स्टार्ट कर देनी है। अगस्त इन से अगर स्टार्ट कर देंगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो आपका दिसंबर तक यूजली आपका सारा कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, सारा कुछ आपके पास जनवरी पूरा बचेगा। आप जनवरी एंड फरवरी का कुछ डेज बचेंगे, अप्रोक्सीमेटली 10 डेज तो रहेंगे ही, 7 डेज तो एटलीस्ट रहेंगे। तो आप जनवरी के जो टाइम है उसमें जस्ट आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आप 5 बार कर लें, 4-5 बार अगर रिपीट मोड में कर लें, तो आप इतनी एक्यूरेसी आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, आप इतना इजीली कर सकते हो क्वेश्चंस को, क्योंकि सी वही उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस कहीं दूसरी जगह से आएगा, कुछ और होगा। आपको क्वेश्चंस उसी पैटर्न पे आने हैं, उसी टॉपिक से आने हैं, तो आपको एक आपका सेंस इंक्रीज होता है, हाँ कि ये टॉपिक पे ही आने हैं हमें, एंड ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको खुद समझ में आने लगेगा कि इस किस पर्टिकुलर टाइम पे टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है, सपोज आपको लगा कि हाँ परमुटेशन का एक पे 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं परमुटेशन ग्रुप पे, एंड हमें ये इतना अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आप गैलियन देख देख सकते हो, या आप किसी का लेक्चर देख सकते हो, यूट्यूब पे गए, यूजुअली यूट्यूब पे इतना नहीं होता है, लेकिन आप मेरे भी यूट्यूब पे आ गए, वहाँ पे भी आप हॉरी इंस्टीट्यूट का जो जीआरएफ और गेट का इन सब का है, गेट एंड जैम का यूट्यूब चैनल, आप वहाँ पे भी आ सकते हो। आप परमुटेशन ग्रुप आप देखो कि हाँ उसमें जो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व्ड हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं and वो कैसे सॉल्व किए गए हैं, उसका आप देखें कि कैसे उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एंड देन आप इजीली उसको कर सकते हो एग्जाम में जब आएगा। ठीक है, एंड कहाँ से स्टार्ट करना है इसकी अगर मैं बात करूं कि किस टॉपिक से स्टार्ट करना है, तो आपको जो भी इजी लगता है, आपको लगता है कि सीक्वेंस एंड सीरीज इजी है, आप वहां से स्टार्ट करो। आपको लगता है मैट्रिसेस इजी है, आप वहां से स्टार्ट करो। आपको लगता है इंटीग्रल कैलकुलस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें इजी है, आप वहां से स्टार्ट करो। थोड़ा सा इजी टॉपिक आप 1-2 टॉपिक आप स्टार्ट करोगे ना, जो आपको जिसमें आप कंफर्टेबल हो, आप उसको कंप्लीट करोगे ना, तो आपको कॉन्फिडेंट फील होगा कि हाँ ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमें नेक्स्ट पोर्शन पे कुछ डिफरेंट पोर्शंस पे जाना है। तो इससे क्या होता है कि आपका आप कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में, एंड आप फिर उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सपोज आपका ये पोर्शन वीक है, आपका सपोज ग्रुप थ्योरी आपको अच्छा नहीं लगता, आपने ग्रुप थ्योरी से ही स्टार्ट किया, आप डिमोटिवेट डिमोटिवेटेड फील करोगे, एंड देन आप लीव कर दोगे, चांसेस ये होगा। तो आप ऐसा चूज करो जो इजी हो आपके लिए, थोड़ा सा इजी हो, जस्ट आपका 1-2 सेक्शन बचा होगा ना, देन आप अच्छे से कर सकते हो उसको। ठीक है, एंड देन
आप इसको क्वेश्चन पेपर्स को जितनी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो सॉल्व करिए, एंड देन इस पे फरवरी के बाद, जस्ट फरवरी तक ही है, उसके बाद भी आप अदर चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हो। जस्ट एक एग्ज़ाम है जिससे आप आईआईटीज़ में जा सकते हो, आप एनआईटीज़, आईआईटीज़, इतने सारे कॉलेजेस के गेट जो है इसी से खुलते हैं, आईआईटी जैम एमए से। अगर आप मैथमेटिक्स से एमएससी करना चाहते हैं, कुछ मैथमेटिक्स से रिलेटेड करना चाहते हैं, तो जस्ट एक एग्जाम से आपको आईआईटी एनआईटी में जा सकते हैं। और अगर ये नहीं क्वालिफाई, ये अगर आपने नहीं दिया अच्छे से, तो आप दोनों में नहीं जा सकते, आप जा ही नहीं सकते किसी भी अदर वे से। जैसे आईआईटी मंडी पहले खुद का एग्जाम कराता था, अब तो वो भी आईआईटी जैम से डायरेक्टली ले रहा है। तो यहाँ से क्या होगा कि आपको कोई भी यूजली यहाँ पे आपको कोई अदर ऑप्शंस नहीं अवेलेबल होंगे जहाँ जिसके थ्रू आप जा सकते हो। तो आईआईटी जैम ही एक ऐसा है। तो जस्ट आप फरवरी तक फर्स्ट वीक, सेकंड वीक तक आपको फोकस्ड रहना है अच्छे से, कि हाँ ये हमें करना ही करना है। ये जस्ट इतने सिलेबस है, सिलेबस आप प्रिंट आउट लीजिए, अपने रूम में चिपका लीजिए, अपने पास मोबाइल फोन में रख लीजिए, रूम में तो चिपकाइए, मोबाइल फोन गया, मोबाइल फोन पे नहीं, आप रूम पे चिपका लीजिए उसको, और उसमें मार्क करते रहिए। एक बार आपने सारा कुछ प्रिपेयर किया तो उस पे ऐसे डैश करते जाइए कि आज आपने सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस किया तो आपने ये कर दिया, एंड देन सब पे अंडरलाइन करते गए। नेक्स्ट आप सपोज आपने एक बार सारा कुछ प्रिपेयर कर लिया, देन आप फिर सेकंड टाइम आप उसको हाइलाइटर लेकर के हाईलाइट कर सकते हैं कि हाँ ये सेकंड रीडिंग है, आपने सेकंड रीडिंग कर लिया, ठीक है। तो आप एटलीस्ट 2-3 बार तो आप रीडिंग करोगे ना, चीजों का रिवीजन करोगे और चीजें करोगे, सारी चीजें। एंड प्रैक्टिस तो आपको बहुत सारे टाइम्स करना होगा। एंड इनफैक्ट जब लास्ट में आप जस्ट क्वेश्चन पेपर पे आते हो, मॉडल टेस्ट पेपर्स पे आते हो, देन आपको तो सारा कुछ वन टेक में करना होता है। तो ये है स्ट्रेटजी इसकी। ये आपका सारा कुछ जो भी यहाँ पे है वो मैंने डिस्कस कर दिया। एक और इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है इसकी, कि हाँ आपके आईआईटीज में आने के लिए आपको आईआईटीज के लिए थोड़ा सा 55% आपको चाहिए होगा। आईआईटीज के लिए आपको 55% चाहिए होगा। एंड जनरल कैटेगरी अगर आप हैं, अगर अदर कैटेगरी है तो आपको 50% चाहिए होता है। एनआईटीज में थोड़ा सा डिफरेंट है, कई कुछ एनआईटीज में रिलैक्सेशन है, अदरवाइज वहाँ पे 60% लेते हैं, एंड 55% का कॉम्बिनेशन है। तो आप अगर बिलो 60% में आते हैं तो आप एनआईटी में तो जा ही नहीं सकते जनरल कैटेगरी में से, आपको आईआईटी ही देखना होगा। आईआईटी ही तो आपको अच्छे से इस एग्जाम को प्रिपेयर करना होगा। आप कोई रिस्क नहीं ले सकते, आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, आईआईटी में ही जाना है, क्योंकि आपको 400, बिलो 400, 300 तो रैंक लाना ही लाना है। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ हैं यहाँ पे सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आपको इसका रिलैक्सेशन मिलता है, आपको 55% वहाँ मिलता है। जैसे ये स्लाइट है, स्लाइट पंजाब, तो ये सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे भी आपको रिलैक्सेशन मिलता है इसका परसेंटेज का। तो यहाँ पे आप सीसीएमएन के थ्रू जा सकते हैं, उसकी काउंसलिंग होती है। तो आज के लिए इतना ही इस वेबिनार में। हम फिर से मिलेंगे एक नए वेबिनार के साथ।